म्यूटेशन पढ़ने वाले। ठीक है बच्चों, म्यूटेशन जिसको हम लोग बोलते हैं उत्परिवर्तन, हिंदी में बोलते हैं। तो हम लोग चलते हैं उत्परिवर्तन को आज हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो देखिए बेसिकली जो मन में आता है उत्परिवर्तन है क्या। देखिए इसमें एक शब्द आ रहा है परिवर्तन, उत्परिवर्तन। तो ये जो परिवर्तन शब्द है, तो देखिए क्या होने वाला है। परिवर्तन का मतलब तो बदलाव होता है, पर यहाँ पे ऐसा बदलाव होगा जो अचानक होता हो, ऐसा बदलाव जो एकाएक हो जाता है, उस तरह के बदलाव को हम लोग कहते हैं उत्परिवर्तन। जैसे कि देखिए हम लिख के रखें आपके लिए कि अचानक से उत्पन्न हुए बदलाव को, अचानक से हुए परिवर्तन को हम उत्परिवर्तन कहते हैं। जैसे हम लोग इसको एक एग्जाम्पल से बड़ा अच्छा से समझते हैं। जैसे अब एक बच्चा है, ठीक है, वो बच्चा समान व्यक्ति की तरह था, उसका सब चीज ठीक ठाक था, लेकिन जब वो 15 साल का उम्र का हुआ तो उसका अचानक उसका आंख का रंग जो था ब्लैक से हो गया भूरा, अचानक से ब्लैक से भूरा हो गया और वो भूरा ही रह गया। उसको किसने भी परिवर्तित करने का फिर से कोशिश किया कि ब्लैक हो जाए, पर नहीं हुआ। तो ये जो अचानक से ब्लैक से ब्राउन हो गया, तो इस तरह का बदलाव को हम लोग कहीं ना कहीं उत्परिवर्तन कहेंगे। इसको हम लोग एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हम हैं, ठीक है, मेरे पास 2 हाथ थे, सब देख रहे हैं, 2 पैर हैं, लेकिन जब मेरी संतान होया तो उसको अचानक सा फर आ गए, पंख आ गए। अब जरा सोचिए, अचानक सा जो मेरे अगले पीढ़ी आ रहे उसमें क्या हो गया, पंख। अब जरा सोचिए वो जो पंख वाला मेरा बेटा होएगा, अब उसका फिर एक समान दंपति मतलब महिला से, लड़की से शादी कर दी। अब जब शादी कर दी है तो क्या हो गया, फिर जो उनका जो संतान उत्पन्न हुआ उसमें संभावना होता है कि वो भी क्या वाला होगा, पंख वाला। तो ऐसा होते 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 ऐसा हो जाए कि पंख वाला का एक जो मेरा बेटा का जो जाति हुआ वो एक नया गांव बसा ले। तो इस तरह का करने का मतलब संभावना जो बदलाव दिखा, एक शुरुआत में आया पंख और ये वंशागत होते चले गए, तो ऐसे बदलाव को हम लोग क्या बोलते हैं, उत्परिवर्तन। ठीक है, अचानक से होने वाले परिवर्तन को हम लोग बोलेंगे उत्परिवर्तन। क्लियर है। तो जैसे देखिए यहाँ पे एक चीज और दिमाग में रखने वाली बात है, लोग उत्परिवर्तन का मतलब कंफ्यूज टाइप थोड़ा हो जाते हैं कि क्या है बदलाव। देखिए इसमें सिंपल दिमाग में रखिए, जैसे आप बोलेंगे कि सर अचानक से बोले, तो यार अब बताइए, हम मेरे पास 2 पैर है, 2 हाथ है, अब मेरा बेटा में एकाएक पंख आ गया, तो ये अचानक सा बदलाव हुआ कि नहीं, तो ये भी उत्परिवर्तन। अब हम उत्परिवर्तन को पूरा डिटेल से आज जानेंगे। तो हम लोग चलते हैं इधर, देखते हैं बोर्ड को थोड़ा सा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो दिमाग में सेट कीजिएगा, अचानक से उत्पन्न हुए परिवर्तन को हम लोग उत्परिवर्तन, म्यूटेशन करते। क्लियर है। अब देखिए दूसरी बात, अब ये बदलाव जो होते क्या वंशागत होते, वंशागत मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते, तो बिल्कुल जाते, यानी ये उत्परिवर्तन वंशागति होते, यानी इसका वंशागत होते। पर ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि सभी म्यूटेशन का वंशागत नहीं होते। कुछ म्यूटेशन होते जिसका वंशागत होते, कुछ का वंशागत नहीं होते, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कुछ म्यूटेशन जा सकते। जैसे अभी हम लोग बात क्या कर रहे थे, पंख वाला, तो पंख वाला में क्या हम लोग देख रहे थे कि वो एक पीढ़ी से दूसरा पीढ़ी में यहाँ पे वंशागति दिख रहा था, लेकिन बहुत बार क्या होता है कि वंशागति दिखता नहीं है। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब वंशागति होते हैं, लेकिन सभी म्यूटेशन का वंशागति नहीं होते। अब आप लोग को लग रहा होगा कि कौन सा म्यूटेशन का वंशागति होगा, कौन सा का वंशागति नहीं होगा, हम लोग उसका बात करने वाले। ठीक है, आगे पूरा वीडियो में हम लोग उस सब बात करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक चीजें जिसको हम लोग समझते हैं, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। देखिए उत्परिवर्तन को जो प्रश्न उठ रहा है कि सबसे पहले कौन देखा, उत्परिवर्तन को सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने देखा, तो ह्यूगो डी ब्रिस नामक वैज्ञानिक, जिसको याद कीजिए मेंडल का जो कहीं ना कहीं नियम था, मेंडल का जो प्रयोग के द्वारा जो परिणाम आया था वो लुप्त हो रहा था। उनके मृत्यु के 16 वर्ष बाद 1900 में खोजने वाला 3 वैज्ञानिकों का समूह था, उनमें एक ह्यूगो डी ब्रिस था। तो ये जो ह्यूगो डी ब्रिस थे, उन्होंने प्रिमरोज के पादप में म्यूटेशन देखा, उत्परिवर्तन देखा। क्लियर है। तो सबसे पहले प्रश्न यहाँ पे बन गया कि म्यूटेशन को कौन देखे, तो ह्यूगो डी ब्रिस देखे। किसमें देखे, तो प्रिमरोज के पादप में देखे। लेकिन यहाँ पे एक बात ये है कि प्रिमरोज में म्यूटेशन को तो देखे हमारे ह्यूगो डी ब्रिस, परंतु वे डिटेल नहीं बता पाए, विस्तार से नहीं बता पाए
कि उत्परिवर्तन होने का वजह क्या है, कौन सा फैक्टर जो है जिम्मेदार है उत्परिवर्तन के लिए। तो बाद में जो है टीएस मॉर्गन, जिसको आप लोग मॉर्गन का भी याद कीजिए, यहाँ था ना 3 वैज्ञानिक का समूह, वहां पे भी मॉर्गन था। तो ये टी आधुनिक शायद अनुवांशिकता के जनक है। तो टीएच मॉर्गन जो थे, जिनको पूरा नाम होता है थॉमस हंट मॉर्गन, तो इन्होंने ड्रोसोफिला नामक पादप पे कार्य किए, ड्रोसोफिला पर कार्य किए और कार्य करके म्यूटेशन यानी उत्परिवर्तन को डिटेल में बताए, विस्तार से बताए। अब उन्होंने विस्तार में क्या बताया कि देखिए हम लोग यहाँ पे सारे बेसिक चीज को जाने, डिटेल क्या दी कि उन्होंने बताया कि गुणसूत्र, नाम सुने थे, जरा दिखा दीजिए, ये गुणसूत्र था एक्स जैसा। तो गुणसूत्र, अब इस गुणसूत्र में क्या मिल रहे थे, ये डीएनए मिल रहे थे, डीएनए मिल रहे थे। और इसमें क्या था, इसके क्रियात्मक खंड में जीन था। तो देखिए गुणसूत्र, डीएनए, जीन, अगर इन सभी में किसी में भी किसी तरह का उत्परिवर्तन होता है यानी बदलाव होता है, जीन में, हमारा डीएनए में, गुणसूत्र में, अगर इनमें से किसी में भी क्या होता है, बदलाव होता है, तो इस बदलाव की वजह से जो है कहीं ना कहीं हमारा जीनोटाइप बदल जाए, यानी गुणसूत्र, डीएनए, जीन, इनमें से किसी, या तो जीन में बदलाव होता है या डीएनए में होता है या गुणसूत्र में बदलाव होता है। तो उस बदलाव का रिजल्ट ये आएगा कि हमारा जीनोटाइप बदल जाएगा। अगर जीनोटाइप में परिवर्तन हो गया तो इसका मतलब हमारा फिनोटाइप भी बदल जाएगा। आज कीजिए, जीनोटाइप पे ही ना निर्भर करते थे फिनोटाइप, तो जीनोटाइप अगर बदला तो फिनोटाइप बदले, फिनोटाइप बदलेगा मतलब लक्षण उसका क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। लक्षण, फिनोटाइप का हिंदी क्या होता था, लक्षण प्रारूप, तो हमें लक्षण जो है क्या होंगे, बदला हुआ दिखेगा, अलग तरह का लक्षण आ जाएगा। तो यानी सिंपल सा भाषा में बोले, मॉर्गन ने विस्तार से ये बताया म्यूटेशन कैसे होता है, म्यूटेशन कैसे होता है, म्यूटेशन क्या, उसका पूरा डीप में जाके, अंदर जाके डिटेल से बताने का काम किया हमारा टीएच मॉर्गन। किस पे काम करके बताया, तो ड्रोसोफिला पे कार्य करके बताया। क्या बताया डिटेल में कि अगर गुणसूत्र, डीएनए या जीन में किसी में भी बदलाव होगा, किसी में भी परिवर्तन होगा, तो हमारे जीनोटाइप को बदल देंगे, और जब जीनोटाइप बदल जाएंगे तो फिनोटाइप बदल जाएंगे, फिनोटाइप बदल जाएंगे तो लक्षण प्रारूप भी क्या होंगे, लक्षण भी क्या होगा, बदल जाएगा। तो ये थॉमस हंट जो थे, थॉमस हंट मॉर्गन जो थे, ये डिटेल में म्यूटेशन को बताए, उत्परिवर्तन को बताए। अब देखिए कुछ और बातें, उत्परिवर्तन के लिए जिम्मेदार कारक कौन, उत्परिवर्तन के लिए जिम्मेदार कारक कौन है, मतलब सीधा बोले, गुणसूत्र, डीएनए या जीन कब बदलता, गुणसूत्र या डीएनए, जीन कब, किस कंडीशन में बदले, तो इसको जो जिस वजह से हमारा जीन, डीएनए, गुणसूत्र में परिवर्तन हो रहा है उसको कहते हैं हम लोग उत्परिवर्तन का कारण। अब जिसके वजह से उत्परिवर्तन जीन, डीएनए, गुणसूत्र में आ रहा है, उस पदार्थ को, उस चीज को हम बोलते हैं म्यूटोजन, म्यूटेजन, म्यूटेजन या तो उत्परिवर्तन जन, उत्परिवर्तन जन बोले या म्यूटेजन बोले, बात जी में एक ही है। तो उत्परिवर्तन के कारक को हम लोग बोलते हैं म्यूटेजन या उत्परिवर्तन जन। अब कारक कौन है, अगर इसको भी हम एक एग्जाम से समझें, जैसे एक कोई व्यक्ति था, वो यहाँ भी रह रहा था बिहार इंडिया में, और यहाँ से वो एकाएक जो है सफर पे निकला और वो अटलांटिक है ना, वहां पे चले गए। वहां पे जाके अटलांटिक पर गए, वहां पे आप लोग को याद होगा ओजोन क्षय, यानी वहां का ओजोन स्तर जो हमारे वातावरण के ऊपर जो मिल रहे ऊपरी परत जो है, तो ओजोन वहां पे कहीं न कहीं छिद्र है, छिद्र मतलब पूरा छेद नहीं, होल नहीं हो गया, बल्कि वहाँ पतला हो गया, ओजोन का स्तर क्या हो गया, पतला, जिससे वहाँ जो सूर्य का पराबैंगनी तीखा किरण है, कौन सा किरण, पराबैंगनी किरण, जो उस व्यक्ति का त्वचा पर पड़ा, पराबैंगनी किरण जो है वहां जाने पर उसके त्वचा पर पड़े। अगर पराबैंगनी किरण जब त्वचा पर पड़े तो क्या हो गया, उनको इस व्यक्ति के त्वचा में एक परिवर्तन आया, त्वचा में एक परिवर्तन क्या आया, त्वचा कैंसर हो गए, त्वचा कैंसर। अब जरा बताइए,
उनके त्वचा में जो कोशिका, त्वचा में जो जीन थी उसमें कहीं ना कहीं म्यूटेशन हुआ, परिवर्तन हुआ, जिसके वजह से उसमें क्या आया, त्वचा कैंसर आया। अब जरा बताइए, ये जो त्वचा कैंसर आया किसके वजह से आया, पराबैंगनी किरण के कारण। तो कहीं ना कहीं किरण ही ना जिम्मेवार था यहाँ पे जीन में परिवर्तन लाने के लिए, ये त्वचा कैंसर लाने के लिए। तो कहने का मतलब उत्परिवर्तन का दो ही कारण होते हैं, किरण होते हैं, दूसरा रसायन। दूसरा क्या होते हैं, रसायन। अब बोले रसायन क्या होता है, इसको भी हम समझते हैं। जैसे एक आदमी है, वो लगातार क्या होता है, सिगरेट धूम्रपान करता है। अब बोलिए वो लगातार सिगरेट पी रहा है, उसका फेफड़ा में क्या होगा, धुआं जाएगा। तो धुआं में क्या होता है, रासायनिक पदार्थ होते हैं। अब रासायनिक पदार्थ की वजह से उसका फेफड़ा क्या होता है, क्षतिग्रस्त हो जाता है। इसको एक और अलग कंडीशन से समझते हैं। अब कोई व्यक्ति जो लगातार तंबाकू का सेवन करते हैं, यानी लगातार वो तंबाकू शिखर चिबाते रहते हैं। अब बताइए उनको क्या हो जाते हैं, शिखर खाने वाले मुंह का कैंसर होते हैं। तो बताइए ये जो शिखर बोल रहे हैं हम, या तो तंबाकू बोल रहे हैं, या जो सिगरेट का धुआं गया, तो इसमें क्या मिल रहे, रसायन मिल रहे। और ये रसायन की वजह से भी कहीं ना कहीं जीन डीएनए गुणसूत्र में परिवर्तन आया। तो इस सभी जो मेनली दो कारक हैं, किरण और रसायन के द्वारा ही हमारे ये जीन और डीएनए गुणसूत्र में बदलाव होता। तो परिवर्तन के दो कारक होते, एक किरण और एक रसायन। अब हम लोग उन रसायन जो हम लोग के अंदर रियलिटी में होते, अगर सोचिए ये रसायन और भी बहुत सारा रसायन, जिसको जानने के लिए उत्परिवर्तन कितने प्रकार के होते, उत्परिवर्तन कितने प्रकार के। जैसे यहाँ एक प्रश्न हम छोड़ के गए कि वंशागति होती है म्यूटेशन का, लेकिन सभी म्यूटेशन का वंशागति नहीं होती है। तो किसका वंशागति होगी, किसका वंशागति नहीं होगी, कौन सा म्यूटेशन का, उसको जानने के लिए हमको पहले डीएनए को थोड़ा समझना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग आगे डीएनए को देखते हैं। तो हम लोग चलते हैं, आज परिवर्तन के प्रकार देखने से पहले डीएनए का समझ बनाते हैं। हम लोग परिवर्तन के प्रकार जानने से पहले डीएनए को समझते हैं। तो जैसा कि पता होगा, हम लोग ये तो देख लिए, कम से कम इतना तो जान रहे हैं कि डीएनए जो एक डबल हेलिक्स वाले रचना होता है, यानी द्विरज्जु से बने होते हैं। इसमें जो है रज्जु, इसका इस तरह जो देख रहे हैं, ये रस्सी जिसके समान ये रज्जु होते हैं। ठीक है, दो द्वि रस्सी से इस तरह से ऐसे रहते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं डबल हेलिक्स। तो ये जो डीएनए का पूरा नाम का बात करें तो डाइऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, यानी ये अम्ल है, न्यूक्लिक अम्ल है। तो ये न्यूक्लिक अम्ल के अंदर अगर जाते हैं हम लोग, तो ये रस्सी के समान जो रज्जु मिल रहे हैं, इसको खोल के अगर हम देखें तो देखिए इस तरह का मिलता है रज्जु। ठीक है, और ये डीएनए बोले तो ओवरऑल ये तीन चीज से बने होते हैं। डीएनए जो है आपका तीन चीज से बने होते हैं। एक तो आपका जो होता है फास्फोट होता है, एक क्या होता है आपका फास्फोट, और दूसरा होता है सकड़ा। दूसरा क्या होता है, सकड़ा। और तीसरा जो होता है नाइट्रोजन क्षार होते हैं। यानी ये डीएनए आपका तीन चीज से बने होते हैं। पहला हो गया पी मतलब फास्फोट, और दूसरा हो गया सकड़ा जिसको हम लोग एस से लिख रहे हैं, और तीसरा हो गया नाइट्रोजन क्षार। ये तीन चीज से हमारा डीएनए बने होते हैं। अब जब हम खोल दिए तो देखिए इसमें क्या मिल रहा था, ये जो फास्फोट और सकड़ा है, फास्फोट और सकड़ा, ये यानी ये जो दीवार जैसा रचना देख रहे हैं, ये जो इसका दोनों रस्सी जो बना हुआ है रज्जु, वो जो है आपका फास्फोट और सकड़ा से बना हुआ, फास्फोट और सकड़ा। और बीच में जो ये सब रचना देख रहे हैं, ये आपका नाइट्रोजन क्षार होते हैं, नाइट्रोजन क्षार। अब इसी को हम लोग दिखाने का कोशिश किए यहाँ पे आप लोग को बोर्ड पे। देखिए यहाँ पे पी एस पी एस पी एस पी एस, ये पहला रज्जु वाला दिखा दीजिए, पहला रस्सी वाला। फिर ये दूसरा देखिए पी एस पी एस पी एस पी एस, तो ये जो भी देख रहे हैं, तो ये दूसरा रज्जु, यानी एक ये रज्जु, ये दूसरा रज्जु, यानी फर्स्ट हेलिक्स दूसरा है। तो ये पहला रज्जु और ये आपका दूसरा रज्जु। अब इन रज्जु में जो पी एस फास्फोट और सकड़ा, फास्फोट सकड़ा, फास्फोट सकड़ा, इस तरह से एक दूसरे से जुड़ के बने हुए। और जब ये जुड़ के बने हुए तो इसके अब देखिए नाइट्रोजन क्षार, यहाँ पे जो एस है, इस सकड़ा से जो है नाइट्रोजन क्षार निकलेंगे, यहाँ पे भी नाइट्रोजन क्षार। तो ये जो नाइट्रोजन क्षार होते हैं, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। नाइट्रोजन क्षार जो होते हैं आपका दो तरह का होते हैं, एक प्यूरिन होते हैं, एक पायरिडिन होते हैं। नाइट्रोजन क्षार जो है आपका दो तरह के होते हैं, एक प्यूरिन होते हैं, एक पायरिडिन होते हैं। अब प्यूरिन दो तरह का होते हैं, प्यूरिन दो तरह के होते हैं, एक ए होते हैं, एक जी होते हैं। और पायरिडिन भी दो तरह के होते हैं, एक सी होते हैं, एक टी होते हैं। अब देखो ए का मतलब होता है एंडोनिन, एंडोनिन, और जी का मतलब है जियोनिन, और सी से साइटोसाइन, और
टी से होता है थायमीन। ये 4 तरह का पदार्थ होते हैं, जो यानी 4 तरह का पदार्थ हमारा जो है 4 प्रकार का नाइट्रोजन क्षार होता है। अब ये फ्यूरिन जो है और पायरिडीन जो नाइट्रोजन क्षार, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ए जो होते हैं टी से जुड़े होते हैं, और जी जो होते हैं सी से जुड़े होते हैं। और ए और टी जब जुड़ते हैं, ए और टी जब जुड़ते हैं तो डबल बंधन के साथ जुड़ते हैं। अब इनके बीच हाइड्रोजन बंध होते हैं, हाइड्रोजन बंध। आज कीजिए हाइड्रोजन बंध तो नाम सुनिए ना, हाइड्रोजन एकल बंधन, द्वि बंधन। तो यहाँ पे टी और ए के बीच जो है डबल बंध का जो है हाइड्रोजन होते हैं। और यहाँ पे भी देखिए सी और जी यानी साइटोसिन और आपका जो है जियोनिन है, इनके बीच ट्रिपल बंध होते हैं, यानी त्रिबंध का जो है हाइड्रोजन बंध होते हैं। फिर जी सी जहां भी आएंगे त्रिबंध होंगे, ए टी जहां भी आएंगे, मतलब ये वाला ए जो है टी से जुड़ेंगे, ये वाला ये जी जो है ए सी से जुड़ते। यही जुड़ने के वजह देखिए ऐसे ऐसे बन हमारा जो ये हेलिक्स मिल रहा था, इस तरह का रचना का मिल रहा, फिर ये इधर से आके इधर जुड़ा, इधर जुड़ा, तो ये मतलब इससे जुड़ा, फिर ये इससे जुड़ा, ये इधर, तो इस तरह से हेलिक्स जैसा रचना बन जाता। अब आप लोग को लग रहा होगा कि सर ये सब कार्य बताइए, इससे क्या मतलब। अब जैसे देखिए मानिए यहाँ पे ये बीच में हमारा जीन है, यहाँ पे बीच में क्या हमारा जीन है, यही था ना, हम बोले थे कि क्रियात्मक खंड को हम लोग क्या बोलते हैं, जीन है। तो मान लीजिए ये जीन है, ये यहाँ पे हमारा क्या है, जीन है। अब इस जीन में अगर थोड़ा सा भी बदलाव होएगा, मतलब इस सी उठ के मान लीजिए यहाँ चल जाए, सी ए जुड़ जाएगा, तो क्या होगा, उत्परिवर्तन हो जाएगा, बदलाव हो जाएगा। जब यहाँ जीन में बदलाव होगा तो फिर क्या हो जाएगा, म्यूटेशन हो जाएगा। क्योंकि हम लोग पहले जान गए कि गुणसूत्र में, डीएनए में, जीन में कहीं भी बदलाव होगा तो क्या हो जाएगा, आपका उत्परिवर्तन होगा। अब हम लोग आगे जो है देखने वाले उत्परिवर्तन कितने प्रकार का, हम इसको यहीं पे रखेंगे, इसके सहायता से हम लोग उत्परिवर्तन के प्रकार को आसानी से समझ सकते हैं। तो आगे देखिए आप, जैसे देखिए उत्परिवर्तन जो है मेनली 4 प्रकार के होते हैं। उत्परिवर्तन आपका 4 प्रकार के होते हैं। पहला कायिक उत्परिवर्तन, दूसरा लैंगिक उत्परिवर्तन, और तीसरा बिंदु उत्परिवर्तन, और चौथा जो है आपका फेम शिफ्ट उत्परिवर्तन, फेम शिफ्ट उत्परिवर्तन। अब ये उत्परिवर्तन हम लोग ये भी जानना है कि कैसे आपका ये कौन जो है आपका क्या हो सकते हैं, वंशागति हो सकते हैं। जैसे हम लोग वहां बोले कि कुछ उत्परिवर्तन वंशागति होते हैं और कुछ वंशागति नहीं होते। अब जरा हम एक उत्परिवर्तन देखते हैं। जैसे एक बड़ा ही सुंदर सा लड़की ने होती है, उस शादी वाला दुल्हन जो होती है, उस दुल्हन ने क्या की, थोड़ा सा सांवली थी और ब्यूटी पार्लर गई और बहुत सारा क्रीम मारी, एकदम अचानक से बहुत सारा क्रीम मारी। अब वो लड़की जो थी दुल्हन एकदम पूरा झकास हो गई। क्या हो गई, झकास, सब देखने वाला लगा, पूरा बदलाव हो गया। अब बताइए उसमें जो बदलाव आ गया, क्या ये जो त्वचा के रंग में जो बदलाव आया, त्वचा में जो परिवर्तन आया, क्या उसके संतान में चले जाएंगे, जरा बताइए फटाक सा। ये जो क्रीम उरीम लगा के जो परिवर्तन आ गया, ये परिवर्तन कभी वंशागति हो सकते हैं, यानी इसका वंशागति हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं होंगे। लेकिन अब जरा सोचिए, मनुष्य का जो शुक्राणु होता है, उस शुक्राणु के जो जीन मिल रहे थे, इसमें उत्परिवर्तन हो गए। अब जरा बताइए, जब इसमें बदलाव हो जाएगा तो क्या ये उत्परिवर्तन वंशागत जाएंगे या नहीं जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। जब शुक्राणु, पता है शुक्राणु अंडाणु ही आगे जाके क्या होते हैं, मैच करते हैं। तो ये जब इसी में बदलाव आ गया तो नेक्स्ट पीढ़ी में भी क्या होगा, बदलाव होगा, यानी इसका वंशागति होते। अब ये तो बहुत आसान था, कायिक उत्परिवर्तन, मतलब ये जैसा नाम है कायिक, मतलब बाहरी बदलाव। अगर बाहरी कोई बदलाव आ जाएगा तो ये एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में नहीं जाएगी। जैसे हम आपको एक परिवर्तन दिखाते हैं, एक परिवर्तन, जैसे एक लोहार, ठीक है। अब वो लोहार बहुत हार्ड वर्क करता है, बहुत एकदम मेहनत करता है बेचारा, दिन भर हथौड़ा चला रहा है। अब वो हथौड़ा चलाते चलाते उसका एक बड़ा सा मसल्स बन गया, बहुत सारा बॉडी आ गया, बहुत ताकतवर हो गया। अब बताइए क्या हुआ, ताकतवर हुआ तो उसका बाल बच्चा भी ताकतवर होगा, ये संभव है, कभी संभव नहीं। तो ये बाहरी उत्परिवर्तन। इसी तरह मान लिया जाए हम आपको पढ़ा रहे, बहुत अच्छा पढ़ने में लग रहा है, क्या इसका गारंटी कि मेरा बेटा भी आपको अच्छा से पढ़ाएंगे, कोई गारंटी नहीं। तो मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि जो है वंशागत होते, ये बाहरी है। ये जो हमारे अंदर म्यूटेशन आया, ये क्या है, बाहरी है। और अब हम लोग 2 और परिवर्तन है, 2 और म्यूटेशन है जिसको हम लोग देखते हैं। अब देखिए यहाँ क्या है, अभी हम लोग इसका संरचना देख रहे थे, डीएनए का संरचना देख रहे। तो एक जोड़ी देखिए, इसमें बिंदु परिवर्तन क्या है, इससे बहुत बड़ा क्वेश्चन बनता है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। एक डीएनए के एक जोड़ी नाइट्रोजन क्षार, डीएनए के एक जोड़ी नाइट्रोजन क्षार में आने वाले बदलाव, या तो
डीएनए के एक जोड़ी नाइट्रोजन क्षार में बदलाव होने से जो उत्परिवर्तन होता है उस उत्परिवर्तन को हम बिंदु उत्परिवर्तन कहते हैं। एक जोड़ी नाइट्रोजन क्षार में बदलाव होने से उत्परिवर्तन होने से जो बदलाव होगा, जो म्यूटेशन होगा, उसे हम बिंदु उत्परिवर्तन। नाम जरा देखिए, बिंदु एक छोटा सा बदलाव, जैसे यहां देखिए, यहाँ पे टी ए है, यहाँ पे टी हटके आ गया सी ए। अब बताइए सी ए जड़ी को बदलाव हो गया जीन में, अब ये जड़ी को जो बदलाव हुआ, छोटा सा एक बिंदु सा जो बदलाव हो गया, तो इस बिंदु सा बदलाव की वजह से जो उत्परिवर्तन होगा, जो म्यूटेशन होगा, उसी को कहेंगे हम बिंदु उत्परिवर्तन। नाम से ही क्लियर है, बिंदु सा। तो बिंदु कहां बदल रहा है? डीएनए के नाइट्रोजन क्षार में एक बिंदु, मतलब एक जोड़ी नाइट्रोजन क्षार में जो बदलाव होने से जो उत्परिवर्तन होगा, उसे हम बिंदु उत्परिवर्तन कहेंगे। इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे ये आप लोग को दिख रहा है ना, चलिए हम इधर ले लेते हैं। यहाँ ये हमारे आरबीसी का सेल है, ठीक है, आरबीसी का मिल रहा है। अब इस आरबी सेल में म्यूटेशन इसी तरह का हुआ, सी ए के जगह पे चल गए। अब ये बन गए सीकल के समान। सीकल समझते हैं ना आप लोग, वो खुरपी के समान बन। अब बताइए दोनों में बदलाव हुआ कि नहीं? तो इस तरह के बदलाव से एक बीमारी हो जाता है, या तो बोले सीकल सेल एनीमिया, इसको कहते हैं सीकल सेल एनीमिया। तो ये जो सीकल सेल एनीमिया हो रहा है, किसके वजह से हो रहा है? बिंदु उत्परिवर्तन की वजह से। तो ये बिंदु उत्परिवर्तन का उदाहरण पूछ देते, सीकल सेल एनीमिया किस प्रकार के उत्परिवर्तन का उदाहरण देते? बिंदु उत्परिवर्तन का। अब है आपका फेम शिफ्ट उत्परिवर्तन। फेम शिफ्ट उत्परिवर्तन, देखिए ये बहुत ही आसान और मजेदार है। फेम शिफ्ट, जैसे ये बिंदु उत्परिवर्तन को देखे उसी तरह, बस इसमें क्या होगा, एक डीएनए के एक जोड़ी से अधिक नाइट्रोजन क्षार में परिवर्तन होने से जो म्यूटेशन आता है, जो उत्परिवर्तन आता है, उसे फेम शिफ्ट उत्परिवर्तन कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे टी सी ए हुआ ना, ये भी बदल जाए, ये भी सब बदल जाए। जी किससे जुड़ता था? सी से जुड़ता था, वो ए से जुड़ जाए। ये सी किससे जुड़ रहा था? आपका जो है जी से, टी से जुड़ जाए। तो इस तरह का मतलब एक से अधिक नाइट्रोजनी क्षार की जो जोड़ी है, उसमें बदलाव होने से जो विकार उत्पन्न होगा, उसको हम लोग उस तरह का जो उत्परिवर्तन आएगा, उसे हम फेम शिफ्ट उत्परिवर्तन कहेंगे। यानी सीधा बोले डीएनए के एक जोड़ी नाइट्रोजन क्षार मतलब एक जोड़ी से अधिक नाइट्रोजन क्षार में जो उत्परिवर्तन होता है, तो हम उसे फेम शिफ्ट उत्परिवर्तन करते हैं। अब उत्परिवर्तन का एक बहुत जीता जागता उदाहरण अब हम आपको दे रहे हैं, म्यूटेशन। अभी सुन रहे थे कोरोना 1, कोविड-19 जब आया था फर्स्ट में, चीन वाला कोरोना है। ये कोरोना कमजोर था, हमारे इंडिया वाला को आता था, एकदम बाजार के रख देता। लेकिन अभी पीक जो सेकेंड पीक उठा था, बोला था कोरोना जवान हो गया। तो ये कोरोना में म्यूटेशन हुआ, कोरोना सेल में जो है म्यूटेशन का उदाहरण था, तो उसका सेल में म्यूटेशन हुआ और वो थोड़ा क्या बन गया, ताकतवर बन गया। और अब की बार जो मात्र 3 से 7 दिन में क्या कर रहे थे, प्रभावित करना शुरू कर दिए थे। इसी तरह से अब अभी संभावना है कि पीक 3 आएगी, यानी कोरोना का तीसरा रूप आएगा। अभी म्यूटेशन जारी है कोरोना में, अब की बार जो आएंगे वो बच्चा पे असर डालेंगे। तो ये म्यूटेशन का जीता जागता उदाहरण है कोरोना का पहले कैसे था, फिर कैसे हुआ, फिर कैसे हो रहा है। तो ये म्यूटेशन बहुत हमारे जिंदगी में इंपॉर्टेंट है। जैसे हम ही लोग ले तो हम लोग सबसे नजदीक पता है, हम लोग का जो पूर्वज था चिंपैंजी था, यानी बंदर जैसा था, चिंपैंजी जैसा। तो सोचिए पहले पूछ हुआ होगा, हम लोग में क्या रहता होगा, पूछ रहता होगा, कितना मजा आता होगा, हम लोग उछलते होंगे गाछ पे चढ़ के, पेड़ पे चढ़ के कूदते होंगे। लेकिन एक काम चिंपैंजी में थोड़ा सा उत्परिवर्तन हुआ होगा, वो ऐसे जो ऐसे चल रहा होगा वो ऐसे हुआ होगा, फिर धीरे धीरे उसमें उसका अगला पीढ़ी में उत्परिवर्तन हुआ, अब धीरे धीरे फिर हाथ आया। तो मतलब हम लोग का जो मेन पीढ़ी है कहाँ है, देखिए मेन पीढ़ी है चिंपैंजी। लेकिन हम लोग यहाँ बलगे में बना लिए, हिंदू मुस्लिम फलना चिलना बांट लिए, अपने में आपस में लड़े। तो कहने का मतलब मेन म्यूटेशन हम लोग का जो है किससे हुआ, चिंपैंजी से हुआ। तो ये जाति धर्म हम लोग बनाए, ये धरती पे जाति धर्म
जो बना है वो हम लोग का बनाया, वही मानव का कहते हैं ना बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, वही जाति धर्म बना के बुद्धि भ्रष्ट हो गया। बाकी जो म्यूटेशन हुआ है हम लोग का मेनली चिंपैंजी। अब देखो चिंपैंजी बंदर का भी कुछ उसका भी जाति रह गया, जैसे अभी हम पंख वाला कहानी बताए, उसका भी जाति बना रह गया, हम लोग भी एक नया विकसित होकर एक नया। और हर म्यूटेशन तो हर हमेशा होता है, हर बार होते रहता है। देखिए पहले वाला पीढ़ी से कहीं ना कहीं उन्नत किस्म का पीढ़ी नेक्स्ट बार और हमेशा अगली बार आता है। कभी कभी मतलब म्यूटेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो अचानक डीएनए में, गुणसूत्र में, जीन में बदलाव होने से होता है। ठीक है, बस म्यूटेशन एक प्रक्रिया है जो डीएनए, गुणसूत्र, जीन में बदलाव होने से होता है। ठीक है, तो हम लोग अगले वीडियो में जो ये क्लास 12 का पढ़ रहे थे तो इसका अंत करेंगे। आपका एकमात्र टॉपिक बच गया है कि अनुवांशिकी विकार। कुछ विकार जैसे कभी कभी सुने होंगे ना कि एक गाय बच्चा दिया, उसका बच्चा का 2 ही पैर था, तो एक ऐसा बच्चा जन्म लिया जिसको 3 आंख था। ये सभी कैसे होते हैं, इसको जानने के लिए मेरा अगला वीडियो जरूर देखिए।